आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, जिसमें टाइप 1 आता है सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले एक सिंगल स्टेप्स की मदद से, यानी कि जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ उसकी मदद से हम सिंगल रो अरेंजमेंट, सर्कुलर फील्ड, स्क्वायर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, पेंटागन और हेक्सागोनल शेप्स, ट्राइंगुलर शेप्स, ये जो है मीन्स फेसिंग टू द इनसाइड, यानी कि जब हम सर्कल देखते हैं तो सर्कल में सब के सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। इस सभी चीज़ों के जो है मैं स्टेप्स आज डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट आपका टाइप 1 आज कंप्लीट हो जाएगा। जो भी नए कैंडिडेट है वो विशेषतम ध्यान दे। रीज़न इज दैट आज का लेक्चर उनके लिए बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अभी स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए अभी जब भी अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, वो मिनिमम जो इसका वेटेज है वो 5 मार्क्स मिनिमम होता है। हालांकि 5 मार्क्स मिनिमम मैंने बोला है, एटलीस्ट 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे आते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होते ही होते हैं। और कई बार इसका जो वेटेज है 30 to 35 क्वेश्चंस की तरफ चला जाता है, यानी कि आप समझ सकते हो इसका इम्पोर्टेंस। मेंस एग्जामिनेशंस में कई बार हमने ये देखा है, स्पेशली जो ऑफिसर लेवल की जो एग्जामिनेशंस आती हैं उसमें कई बार 30-35 क्वेश्चन तो यही होते हैं। तो उस वक्त जो है कैंडिडेट सर पकड़ के बैठ जाते हैं अगर उसने ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा है तो ये चैप्टर जो है आपके लिए कंपलसरी है। हालांकि आप जो है अगर रीजनिंग में नए हो तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट। मैंने यहाँ पर कुछ टेस्ट बना दिए हैं, हम इसके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन जो हैं इसकी जो लैंग्वेज पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट किस तरीके से करना है इसका मैंने पूरा बाइफर्केशन यहाँ पर दिया है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहला स्टेप क्या दिया गया है। पहला स्टेप जो दिया गया है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पर्सन गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला काम हमारा यही है कि सीटिंग अरेंजमेंट आपको 8 लोग दिए हैं, 7 लोग दिए हैं, 10 लोग दिए हैं या 12 लोग दिए हैं। सबसे पहले जो है आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ पर्सन को, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी कि अगर मैं बेसिकली बात करूं तो देखिए हमने जो है यहाँ पर मैंने आपको टोटल जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने बताया है। यानी कि ये चैप्टर आप समझ सकते हो कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसमें से कौन से टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये आपको सबसे पहले जज करना होगा। नहीं तो समझ लीजिए कि आपको एक सिंगल रो वाला क्वेश्चन पूछा है, आप उसको सर्कल में अरेंज कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन के आंसर कभी नहीं आएगा। आपको सर्कुलर फील्ड दिया है, आप रेक्टेंगुलर में शेप कर रहे हो उसको। आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, आप पेंटागन या हेक्सागोनल में शेप कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो जो भी शेप दिया गया है आपको उसी शेप में क्वेश्चंस को अरेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आपको केवल इनसाइड दिया है तो आप आउटसाइड भी करो, या आउटसाइड अरेंजमेंट वाला दिया है तो आप इनसाइड कर रहे हो। तो कई बार ये गलतियाँ होती है, यानी कि कैंडिडेट जो है इसमें गलती ये करेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है यही जज करने में वो गलती कर देगा, तो जिसकी वजह से जो उसको 5 मार्क्स मिलने चाहिए थे वो तो नहीं मिले, उल्टा नेगेटिव मार्क्स वो ऑब्टेन करके आया। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने ज़्यादातर देखी है। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे क्रूशियल मोमेंट है, आपको पहला जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है वो देख लेना है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट में। कई बार ऐसा होता है कि आपको 7 पर्सन दिए जाते हैं और आप 8 की सीटिंग अरेंजमेंट करते हो तो फिर क्वेश्चन 1 सेकेंड नहीं बनेगा। और स्पेशली अगर वो फेसिंग इनसाइड वाला इसमें से कोई फिट रहेगी तो आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो आपके लिए जो है मैं आपके प्रॉब्लम ना हो, आपको नेगेटिव मार्क्स ना हो, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो पहला स्टेप है, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पर्सन गिवन इन द क्वेश्चन। तो वो सबसे पहले आप क्वेश्चन के बाजू में आपको जो ब्लैंक पेज दिया जाता है उस पर आप लिख लीजिए आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई सब टाइप ऑफ क्वेश्चन। रोल दिया गया है, सर्कल दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है, हेक्सागोनल शेप या पेंटागन शेप। हालांकि देखो रो यानी कि एक सिंगल रो में बैठा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि 2 रो में भी बैठे होते हैं आमने सामने, या एक दूसरे की तरफ पीट करके भी बैठे हुए हो सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा सर्कल में बैठे हैं। तीसरा स्क्वायर यानी कि एक चौरस बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर शेप यानी कि एक लंबचौरस। हेक्सागोनल यानी कि जिसमें 6 कोने होते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट करनी होगी। थोड़ा सा शेप बिगड़ गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और पेंटागोनल शेप यानी कि कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको इस पेंटागन शेप में पर्सन को बिठाने होंगे। तो जस्ट सिंपल है, पेंटागन शेप में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल जो है मैक्सिमम सीटिंग अरेंजमेंट आ सकती है वो 15 लोगों की आ सकती है। बिकॉज यहाँ पर 2 बैठे, यहाँ पर 2 बैठे, यहाँ पर और यहाँ पर, और कोने में एक एक बंदा बैठ गया।
समझ में आ रहा है? हर एक कॉर्नर पर एक एक बैठ जाएगा। तो रो में तो अनलिमिटेड होती है कि रो तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, 50 लोग 100 लोग, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपको 10 से 15 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर सर्कल में तो 8 से 12 लोगों की बिठाएंगे, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 पर्सन यहाँ पर बैठ सकते हैं। मीन्स 2 ऑन ईच साइड हो सकता है, और एक एक बंदा जो है कॉर्नर पे हो सकता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपको 18 पर्सनस का अरेंजमेंट करना बोल सकते हैं। देखिए ये चैप्टर एकदम बहुत ही टिपिकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेक्चर में जो है कोई भी बंदा बीच में स्किप नहीं करेगा, कोई भी बंदा बीच में लेक्चर क्विट नहीं करेगा, नहीं तो आपको ये चैप्टर क्या है ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नाउ 4th वन, नेवर ड्रॉ एनी शेप इन फर्स्ट टर्न। देखिए आपको मालूम पड़ गया कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सर्कुलर अरेंजमेंट दिया है, आपको रेक्टेंगुलर शेप दिया है। ठीक है, बट कैंडिडेट क्या करता है कि डायरेक्ट सर्कल या स्क्वायर ड्रॉ करके क्वेश्चन को शुरू कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती या नादानी हम कह सकते हैं। आपको इनिशियल स्टेज पर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनिशियल यानी कि शुरुआती तौर पे इनिशियल स्टेज पर जो है आपको बिल्कुल भी ये शेप ड्रॉ नहीं करना है, आपको सभी को जो है रो में ही अरेंजमेंट करना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या करोगे कि अगर आप इसमें जो है, आप इसमें अगर ये कोशिश करोगे कि भाई सिंपल तरीके से अगर आप इसको सर्कल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फील्ड में अरेंज करोगे, ये कब करना है जब आप एक्सेलेंसी लेवल क्रॉस करोगे तब। नहीं तो क्या होगा, आप स्टार्टिंग से ही इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कहीं पे गलती होने ही वाली है। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें पांचवा स्टेप, हमारा पांचवा स्टेप क्या है वो देख लेते हैं हम जरा। हमारा पांचवा जो स्टेप है यहाँ पर, रीड ईच स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। हमें हर एक स्टेटमेंट जो है बहुत केयरफुली पढ़ना है। एंड आइडेंटिफाई डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंड हिडन एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन। डायरेक्ट एडजस्टमेंट यानी कि जो डायरेक्ट लैंग्वेज दी जाती है उसको पहचानना है, और हिडन एडजस्टमेंट जो है उसको भी हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया, जज कर लिया, तो आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। और स्पेशली जो कैंडिडेट को जो दिक्कत होती है वो हिडन एडजस्टमेंट में होती है। हिडन एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है, एक तरीके से गुप्त तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन साइलेंटली दी जाती है, जिसमें आपको क्लूज ढूंढने होते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, नाउ जस्ट सिंपल है, जो देखिए हिडन एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही क्रूशियल होती है इन द केस ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। इसके बगैर कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व ही नहीं हो सकता। मीन्स अगर आपने मिस कर दिया, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट जो भी दी जाती है यानी कि डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ठीक है, वो तो हम डिटेक्ट कर लेंगे, बट जो हिडन एडजस्टमेंट है यानी कि हिडन इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के अंदर दी जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होता है। और उसकी बगैर अगर आपने उसको लैप्स कर दिया है या कहीं पर कोई पढ़ने में गलती कर दी है या अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक्स कर दी, तो आपका पूरा क्वेश्चन गया फिर। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नाउ हमारा जो स्टेप नंबर 6 है यहाँ पर समझ लीजिए, अरेंज द पर्सन इन अ सिंगल रो स्टेटमेंट वाइज। इस हिसाब से स्टेटमेंट दिया जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में, नेवर ड्रॉ एनी शेप इन द फर्स्ट टर्म्स। अब ये मैंने जो बताया है वो इसके लिए बताया है, आपको जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा स्टेटमेंट के हिसाब से तो सिंगल रो में बनाए, चाहे वो सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल है या पेंटागन कोई शेप है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है कि सर हमें तो शेप में बोला है, हम तो रो में लिख रहे हैं। ऐसा आपको कई बार प्रॉब्लम्स होगा, बट आपको जो है उसकी चिंता नहीं करनी है। नाउ पॉइंट नंबर 7, फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड इन द क्वेश्चन। एक एक इन्फॉर्मेशन जो है, देखिए स्टेटमेंट वाइज हम जो पढ़ रहे हैं, और कई बार क्या होता है कई इंस्ट्रक्शन साइलेंटली दी जाती हैं जिसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फॉलो नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दी जाती है, जो कई बार फ्लोर अरेंजमेंट में होता है या फैमिली अरेंजमेंट विद सर्कल होता है, उसमें कई बार जो होती है सिंपल इंफॉर्मेशन होती है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ी तो आपका पूरा क्वेश्चन गया आपके जो, और आप क्वेश्चन को ज़्यादा पजलिंग बना दोगे, मीन्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आप अपनी तरफ से शुरू कर दोगे, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 8, क्लब द पर्सन फ्रॉम कॉमन पर्सन। क्लब द पर्सन फ्रॉम कॉमन पर्सन यानी कि जैसे याद कीजिए हमने इनइक्वालिटीज चैप्टर लिया था, इनइक्वालिटीज जो चैप्टर लिया था उसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कुछ इस तरीके से। देखिए ए इज़ ग्रेटर देन सी बी एंड सी इज़ लेस देन बी, याद कीजिए।
जिन्होंने भी इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा है उनको समझ में आएगा कि आपको दिया गया है ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ लेस देन बी, तो इसमें कॉमन पर्सन कौन है, तो बोले सर बी है, तो हम इसको बी से क्लब करते थे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता था, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी। जस्ट सिंपल है। अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें कॉमन पर्सन जो है बी है और इसका उल्टा ही करना है, सिंपल है। अगर सी छोटा है बी से तो उसका उल्टा क्या होता है, बी बड़ा होगा सी से, तो उसी से वो क्लब हो जाएगा। नाउ सॉल्व द हिडन एडजस्टमेंट, हमें उसके बाद जो है हिडन एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व करनी है, जो भी इंफॉर्मेटिव दी जाती है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सभी को सिंगल रो में अरेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको क्लब करने की कोशिश की है अरेंजमेंट को, ठीक है, और उसके बाद हम हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो है इसमें लिखने में गलती कर देंगे या क्वेश्चन को समझने में गलती कर देंगे, तो इसकी वजह से या हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से उसका पजल कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ अरेंज द पर्सन इन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पैटर्न विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रकार, एक तरीके से, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में पैटर्न भी लिखा है। अभी आपको सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप, हेक्सागोनल शेप या पेंटागन शेप में इसको ड्रॉ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जस्ट सिंपल है। तो आई होप सो आपको ये 10 स्टेप पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं, और ये 11वां स्टेप से जो आंसर द गिवन क्वेश्चन से, यानी कि हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन के जो आंसर दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके सही तरीके से आंसर देने हैं, जिस हिसाब से हमारा अरेंजमेंट सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। नाउ आशा रखता हूँ आपको यहाँ तक के, यानी कि जो मैंने 11 तक के करवाए हैं वो स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके हैं। नाउ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स व्हाइल सॉल्विंग द अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स। देखिए बच्चों को क्या क्या दिक्कत होती है, मैं सबसे पहले वो डिस्कस करना चाहूँगा। आप जब क्वेश्चन को लेकर बैठोगे तो आपको क्या दिक्कत होगी। चलो आपको स्टेप्स आ गए, आपको समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से कैसे सॉल्व करना है, बट कई बार क्या होता है लैंग्वेज हमारे लिए सबसे बड़ा बैरियर हो जाती है। तो जस्ट सिंपल है, कई सारे जो जो कैंडिडेट्स है वो रीजनल लैंग्वेज से आते हैं, रीजनल लैंग्वेज से उन्होंने 12th किया है, तो उनके लिए थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हार्ड होता है। तो मैंने उनके लिए कुछ जो है यहाँ पर लॉजिक लगाया है, और आपको एक ट्रिकी वे से, मीन्स आपको एक थिंकिंग आपकी इजी हो जाए, आपको उस वक्त ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे या सॉल्व कर रहे होंगे। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, वो हम टेबल देख लेते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग द अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स। लेट्स सी, सीरियल नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम, लैंग्वेज एंड फाइनल अरेंजमेंट और सॉल्यूशंस। तो कैसा रहेगा, तो ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो है बिटवीन वर्ड दिया जाएगा, ध्यान दीजिए, आपको एक बिटवीन वर्ड रहेगा। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन का वर्ड मतलब होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। बट स्पेस इज नॉट डिटरमाइंड, समझ लीजिए कितने बीच में ये नहीं बताया है, समझ लीजिए। अभी मैं आपको देखो बिटवीन जो है ये पहले ही आपको कवर कर देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। देखिए जब अगर आपको बिटवीन बोला जाए, जैसे लैंग्वेज ऐसी रहेगी, ए इज़ बिटवीन बी एंड सी, ए इज़ बिटवीन बी एंड सी, और ए इज़ बिटवीन सी एंड बी, ऐसा भी हो सकता है। तब इन दोनों के केस में ए जो है वो बी एंड सी में, हमें यहाँ पर क्या लिखा है ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ए जो है वो बी एंड सी के बीच में है। दूसरा ए जो है वो बी एंड सी के बीच में है। अब यहाँ पर पहला कौन आखिरी कौन ये हमें मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बी एंड सी लिया तो बी एंड सी हम यही लेंगे, या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे, दो में से कोई एक आएगा। कौन सा है, वी डोंट नो, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू। तो हमें ये दोनों को लेना पड़ेगा, ये दोनों को कंसिडर करके हमें सर्कुलर टेबल या जो भी है सर्कुलर अरेंजमेंट या जो भी अरेंजमेंट है वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है बिटवीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नॉर्मली हमें मालूम है कि फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3 है, ठीक है, तो 2 इज बिटवीन 1 एंड 3, हम नॉर्मली ऐसा पढ़ते हैं। बट इसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं कि 2 इज बिटवीन 1 एंड 3। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको 5 डिजिट दे देता हूँ, 3 इज बिटवीन 1 एंड 5, जो कि सही है ना गलत है। अब यहाँ पर स्पेसिस कितना है ये हम नहीं जानते, समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर स्पेस भी अनलिमिटेड हो सकता है। बट बेसिकली हम इसी को कंसिडर करके चलेंगे। हालांकि जब इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको पर्टिकुलरली बता दूंगा कि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है इसमें ये भी हो सकता है,
तो ये मुझे शुरुआती दौर में बताने की आवश्यकता नहीं थी, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट इनिशियल स्टेज पर जो हमारा टाइप 1 है वो इसी को लेकर हम चलेंगे। नाउ यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्या है वो समझते हैं हम जरा। एडजेसेंट और नेबर्स। एडजेसेंट का मतलब होता है आस पास, हमारे आस पास। आस पास में कौन होते हैं? नॉर्मली नेबर ही होते हैं। समझ में आ रहा है? मैं अगर वर्ड यूज़ करता हूँ ए इज़ एडजेसेंट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है वो बी के पास है, ठीक है। तो ये ए जो है वो बी के पास, ये हो गया यहाँ पर देखिए, और ए जो है वो बी के पास, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। इज इट क्लियर? या तो फिर उसकी जगह पे मैं ए इज़ अ नेबर ऑफ बी, ये भी यूज़ कर सकता हूँ। अब पास होना या नेबर होना दोनों का मतलब एक तरीके से देखो, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, और वो बाय डिफॉल्ट पास होता है। इज इट क्लियर? ये यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, तो आपको थोड़ा समझना है कि एडजेसेंट एंड नेबर में थोड़ा सा मूलभूत जो उसका डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो आपको समझा देता हूँ कि एडजेसेंट का मतलब होता है आस या पास, और आस या पास में कौन होता है? पड़ोसी होता है। तो आपको जो है एडजेसेंट एंड नेबर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली आप लोगों के लिए एडजेसेंट वर्ड शायद नया होगा, मेरा ये मानना है। तो ये एडजेसेंट को आप दिमाग में याद रखिएगा। तो आशा रखता हूँ आपको यहाँ तक ये जो दो प्रॉब्लम्स है, जो दो वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। नाउ हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है एडजेसेंट और नेबर वंस अगेन। अब देखो ये मुझे दो बार इंक्लूड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर केवल जो था 1 और 2 पर्सन थे। अब यहाँ पर आपको 1, 2 और 3 पर्सन दे दिए। तो ध्यान देते हैं, ए इज एडजेसेंट टू बी एंड सी, ए इज एडजेसेंट टू बी एंड सी। तो वंस अगेन जैसे बिटवीन का यहाँ पर मतलब निकला था, वैसे ही एडजेसेंट का यहाँ पर मतलब निकलेगा, ठीक है। तो ए जो है बिटवीन बी एंड सी हो गया, और ए इज बिटवीन बी एंड सी हो गया। ये दोनों पॉसिबिलिटीज आएगी। क्या मैं एडजेसेंट की जगह पे नेबर लगा दूँ तो भी चलेगा? ए इज बिटवीन, ए इज द नेबर ऑफ सी एंड बी। समझ में आ रहा है? ए इज द नेबर ऑफ सी एंड बी। तो यहाँ पर 1 सेकेंड यही मतलब निकलेगा। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बिटवीन हो, जब आपको 3 पर्सन दिए जाते हैं, ए इज बिटवीन बी एंड सी बोलूँ, ए इज एडजेसेंट टू बी एंड सी बोलूँ, या ए इज अ नेबर ऑफ सी एंड बी बोलूँ, तो इन तीनों के मतलब क्या हुए? सेम ही हुए। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं रहना है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि मैं बताना चाहूँगा, बिटवीन एंड इसमें जो फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट में अब एडजेसेंट एंड नेबर दिया जाएगा, तो इसमें ये कंपल्सन है कि यही होगा, जबकि इसमें इसका एक लूप हॉल है, जो कि मैंने आपको अर्लियर डिस्कस किया था कि इन दोनों के बीच में अनलिमिटेड पर्सन आ सकते हैं, बट एग्जैक्टली बिटवीन हो सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये इस चीज़ का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। नाउ आपको दिया जाएगा ए नॉट एडजेसेंट, यानी कि उसके पास में नहीं है। तो जस्ट सिंपल उसको हम कैसे कोडिंग करेंगे ये समझ लीजिए। ए इज नॉट एडजेसेंट टू डी, तो ए जो है वो डी के आसपास नहीं है, तो मैंने डी लिख कर उसके में से के आसपास क्रॉसिंग कर दिया, यानी कि डी उसके आसपास नहीं है। हमें नहीं लिखना है किसी भी परिस्थिति में, डी को जो है ए का नेबर नहीं बनाना है, नहीं तो वॉर हो जाएगा, ठीक है। वॉर होगा मीन्स हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आशा रखता हूँ आप सभी को ये जो क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नाउ जो हमारा 5th नंबर का टॉपिक है, 5th नंबर का जो वर्ड्स है वो है वो द सेंटेंस ब्रेकर। देखो मैंने यहाँ पर जानबूझकर सेंटेंस ब्रेकर के तौर पे लाइट करके रखा है, ब्रेकर में लिखा है, यानी कि वो जो है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको। ये जो वो वर्ड है ना, इसकी वजह से सबसे अधिक से अधिक मात्रा में जो कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है वो इसी की वजह से होती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज मैंने दी है, A is the second to the right of B, who is the fourth to the right of C। ये एक आपके लिए वर्ड दिया है। अब आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पर, देखिए रीजनिंग में अगर रीजनिंग का टॉपिक आपको आता है, तो रीजनिंग में एक चीज़ याद रखना, किसी भी पर्सन का राइट वो आपका राइट है, और किसी भी पर्सन का लेफ्ट वो आपका लेफ्ट है। आप जिस बंदे को एज्यूम कर रहे हो उसका राइट एंड लेफ्ट वो आपका ही होने वाला, आपके सामने वाले के डायरेक्शन से कि ये तो मेरे सामने हो रहा है, इस तरीके से नहीं। आपको उसकी जगह पे खुद बैठ जाना है और फिर आपको कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए जो कि सेकंड टू द राइट है किसके, बी के। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बी लिख देना है। अब बी का सेकंड टू द राइट यानी कि बी की जगह पे आप खुद हो, अब आपका राइट यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या बनेगा, ये दूसरा ए बन गया। इज इट क्लियर, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन, तो ये सेकंड टू द राइट हो गया या नहीं हुआ, बहुत ही आसानी के साथ हो गया। अब वो इज, अब देखिए वो आते ही कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाता है। अब वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ, ए के लिए या बी के लिए, अब वो जो है वो बी के लिए इस्तेमाल हुआ। तो अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है, इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, देखिए इसको फाइनल स्टेज मत समझिए, बिकॉज आगे जाके जब क्वेश्चंस की कॉम्प्लिकेशंस लेवल बढ़ेगी तो वो का मतलब 1 सेकेंड बदल जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब भी इनिशियल स्टेज पर यानी कि आपको एक सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा जिसमें कोई दूसरी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी, कोई दूसरे प्रकार यानी कि ब्लड रिलेशनशिप, प्रोफेशन वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं होगा, तो वो के केस में क्या करना है, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लिख देना है और वो की जगह पे लिख दो बी। अब आपको पढ़ना है बी इज अ 4 टू द राइट ऑफ सी, तो बी जो है जो कि सी के 4 टू द राइट है। अब क्या बोला है, बी इज अ 4th टू द राइट ऑफ सी, सी का जो 4 टू द राइट है। अब आपको सी का बेस लेना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया सी यहाँ पर का 4 टू द राइट यानी कि 1 2 3 और यहाँ पर बी हो गया, और यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर हमने डैश लिख दिया और इसको ए में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल है, ये एज इट इज हमने आगे लिख दिया। समझ में आया। तो पहले स्टेटमेंट जो है देखिए ध्यान दीजिए, ए इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी, इसमें हमें ये मालूम पड़ा जिसमें हमने अपने आप को बी एज्यूम किया था, बट जब वो आया तो वो इज अ 4 टू द राइट ऑफ सी बोला है, यानी कि बी इज अ 4 टू द राइट ऑफ सी बोला है, तो सी लिखकर 1 2 3 और बी यहाँ पर लिख दिया। बहुत ही आसानी के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आशा रखता हूँ कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एंड वो का कंसेप्ट टोटली आपको मालूम पड़ गया होगा कि वो का मतलब क्या है। देखिए आपकी जो गलती होने वाली है वो इसी में होने वाली है, वो में मैं अभी से बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आने वाले आप वो में इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन सा लेना है, तो ये प्राइमरी स्टेज पर आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 6 आता है हमारा। पॉइंट नंबर 6 क्या है इसे समझते हैं। पॉइंट नंबर 6 आपको एंड दिया गया है, या एंड ऐसा भी लिखते हैं, हम जानते हैं भली बात ही, जो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं या तो जिन्होंने इंग्लिश भी थोड़ा भी लिखा है उनको मालूम होगा कि एंड ऐसे भी लिखा जाता है और एंड ऐसा भी लिखा जाता है। तो देखिए मैं लैंग्वेज सेम कर रहा हूँ बट यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट नंबर 5 में जो लैंग्वेज थी वो एज इट इज़ है, बट एक वर्ड के चेंज होने से आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, या क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चरिंग है वो पूरी चेंज हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ए इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो आपने एज इट इज रख दिया, आपने अपने आप को क्या एज्यूम किया, बी डैश ए, ठीक है, एंड इज द 4 टू द राइट ऑफ सी। अब यहाँ पर पहले क्या था, देखिए यहाँ पर पहले क्या था, वो था, अब यहाँ पर क्या आ गया, एंड आ गया। इज इट क्लियर, एंड इज अ 4 टू द राइट ऑफ सी। तो ये एंड वर्ड किसके लिए यूज हुआ, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है उस पर्सन के लिए शुरू हुआ। समझ में आ रहा है, यानी कि ये सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, ए से। तो ए इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब ये किसकी बात कर रहा है, एंड ये किसके लिए यूज हुआ, ए के लिए यूज हुआ, ठीक है। एंड इज द 4 टू द राइट ऑफ सी, तो सी लिख दो, उसका 4 टू द राइट 1 2 3, और ये चौथा कौन बनेगा, ए आएगा या बी आएगा, ए आएगा। समझ में आ गया। अब देखो ए डैश बी, ए डैश बी, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखो ज़्यादातर कैंडिडेट जो है इसमें और इसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, इन दोनों के अंदर, इन दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूज से रहेंगे। तो जस्ट सिंपल है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एंड वर्ड यूज़ करने से क्या चेंजेस आते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको ये दोनों चीज़ें जो है अलग अलग जो है आपको हाईलाइट करके रखनी है आपके नोटबुक के अंदर। आप इसको ढंग से लिखिएगा, ताकि क्या होगा, नहीं तो फिर आपका गलती पे गलती होगा और आप फाइनली क्या होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन को ऑप्शंस में छोड़ने की कोशिश करोगे इसकी वजह से, और जो कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये आपका एक कंपलसरी चैप्टर है, इसको आपको एनी हाउ आपको अटेंड करने हैं इसे करके क्वेश्चन, ठीक है। नाउ देखिए आपको एंड वो अगर दिया जाता है
सेम लैंग्वेज में, तो क्या मतलब निकलता है और क्या उसका सॉल्यूशन बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। बट सोचिए ज़रा, एक सातवां केस आता है, यूजेज ऑफ बोथ वो एंड एंड। जब का वो एंड एंड एक ही स्टेटमेंट में यूज़ होगा तो क्या होगा। अब कई सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर कन्फ्यूज, तो यहाँ पर हम जो है इसको ज़रा समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए आपको जो लैंग्वेज दी गई है वो क्या दी गई है समझते हैं। ए इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो पहला हमें क्या दिया गया है, ए इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि बी लिखिए सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ये हो गया। अब देखिए कई कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होता है, तो उसको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ए इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो आपको क्या पढ़ना है, बी पढ़ना है, राइट सेकंड ए, तो बी पढ़ा, बी का राइट ए सेकंड राइट, यानी कि 1 2। बी का राइट पहले देख लो। देखो आपको अगर इंग्लिश में लैंग्वेज में दिक्कत है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। देखो बी, ए इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी लिख दो, रिवर्स सॉल्व करो, फिर उसका राइट देखो, यानी कि बी का राइट यानी कि आपका राइट, फिर उसका सेकंड उधर बोला है तो 1 और 2 ले लो, और फिर यहाँ पर क्या है, ए है तो ए लिख दिया। बहुत ही आसानी के साथ हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिसको भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहा हूँ। नाउ वो इज अ 4 टू द राइट ऑफ सी। अब वो का वो वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पर, तो वो की जगह पे हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। वो से पहले क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे, यानी कि स्टेटमेंट खत्म हो गया और यहाँ पर बी बन गया, जो कि हमने बोला था यहाँ पर देखिए आपको अर्लियर में कि वो इज द स्टेटमेंट ब्रेकर। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट ब्रेकर बन गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर बी लिख दिया, बी इज द 4 टू द राइट ऑफ सी। अब लिखिए सी लिखा, अब सी का राइट यानी कि इस साइड आएगा, यानी कि हमारा राइट, और 1 2 3, और यहाँ पर क्या बनेगा, बी बनेगा या ए बनेगा, बी बनेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर काट के क्या लिखा, बी लिखा। इज इट क्लियर। एंड इज द थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एंड इज द थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब यहाँ पर क्या है, एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी बोला है, तो ये एंड किसके लिए यूज हुआ। अब देखिए कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर ए की तरफ चले जाएंगे, कई सारे कैंडिडेट कहेंगे सर बी की तरफ चले जाओ, कई सारे कैंडिडेट कहेंगे सर सी की तरफ चले जाओ, और कई सारे कैंडिडेट कुछ कह ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज ही इतने रहेंगे सर ए बी सी तीनों में से कोई एक आ सकता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है समझिए, मैंने आपको बोला था जब भी एंड आएगा तब स्टेटमेंट की शुरुआत में जाना, तो आप चले जाओगे यहाँ पर। बट मैंने आपको दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी बोली थी कि वो क्या है, वो आपका सेंटेंस ब्रेकर है। तो हमने अब नए सिरे से क्या किया था, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के यहाँ पर बी लिखा था। तो अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, बी के बारे में बात कर रहा है। बी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो अब डी लिख लीजिए और डैश डैश बी। इज इट क्लियर। तो ये देखिए आपका बहुत इजीली क्वेश्चन सब सॉल्व हो गया। अब आपको इसको क्लब करना है। अब आप अगर हमें इसे क्लब करना है तो सबसे बड़ी लाइन पकड़ लीजिए। सबसे पहले सी डैश 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 बी लिख दिया। अब बी के बाद ये रहा बी डैश ए, तो बी डैश ए लिख दिया, ठीक है। और बी के लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि देखो आप यहाँ पर मत देखना राइट हैंड साइड, अब ये जो बी के जिस साइड में बोला है तो वहाँ पर 2 डैश छोड़नी है और यहाँ पर क्या लिखना है, डी लिख देना है। तो बहुत आसानी के साथ आप इस पूरी लैंग्वेज को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही इजीली हमने कर लिया है क्वेश्चंस में। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कमेंट सेक्शन में, एंड किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकता है। नाउ ध्यान दीजिएगा, अभी जो है मैं आपको जो एक क्वेश्चन जो पूछने वाला हूँ वो यहाँ पर ये है कि सोच लीजिए आपको जो है यहाँ पर एंड दिया जाएगा, एंड इसकी जगह पे आपको वो दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे। तो इसका मुझे आप सॉल्यूशन अभी मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी ऑनलाइन के विद्यार्थीगण हैं तो मुझे इसमें जब मैंने इंटरचेंज किया तो इसमें सॉल्यूशन क्या बनेगा ये मुझे आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। नाउ ध्यान देते हैं, देखिए जब भी अगर आपका यहाँ पर अगर मैं बता दूँ कि अगर वो यहाँ पर दिया है फॉर एग्जांपल, तो उसकी जगह पे मैंने एंड लिख दिया और एंड की जगह पे वो लिख दिया, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आंसर्स में क्या फ़र्क पड़ता है, जो कि ये आपका 8वां पॉइंट एक तरीके से कि जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर वो एंड एन को इंटरचेंज किया, तो वहाँ पर भी यहाँ पर भी हम पॉइंट नंबर 7 में जो है हम इंटरचेंज कर सकते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली,
इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, ए इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी का, बी का सेकंड टू द राइट में लिख दो ए, इतना लिख दिया आपने। आशा रखता हूँ यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। एंड इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, तो एंड इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ सी यानी ये क्या हो गया, ये इसके जैसा हो गया, ध्यान दीजिएगा ये सेम टू सेम हो गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर किसके बारे में बोला है, एंड वर्ड यूज हुआ है, यानी कि ये ए के लिए यूज हुआ जो सेंटेंस जहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा पहला सेंटेंस का मतलब हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे सी डैश 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 ए। देखिए मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, ए इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी का सेकंड टू द राइट में क्या बना ए, यानी कि ये देखिए ये बी है, बी की जगह पे आप अपने आप को बिठा दो तो ये उसका राइट बना और ये उसका लेफ्ट बना। तो बी का सेकंड टू द राइट यानी कि ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट, यानी कि फर्स्ट राइट यानी कि हम इसको इमीडिएट राइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज का जो बैरियर है ना वो धीरे धीरे इंप्रूव करूँगा, अचानक से नहीं करूँगा। तो ये इमीडिएटली राइट भी बोल सकते हैं और ये सेकंड टू द राइट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर एंड वर्ड यूज हुआ है, एंड इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, यानी कि सी लिख दिया, आप सी को लिखो और उसका फोर्थ टू द राइट यानी कि यहाँ पर लिख दो वन। पहले तो आपको राइट एंड लेफ्ट समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट समझने में दिक्कत कर दी, आप ये समझ रहे हो यार सी तो मेरे सामने बैठा है यानी कि उसका राइट ये होना चाहिए, तो आप गड़बड़ करोगे। सी आपकी ही पोजीशन पे बैठा हुआ है ये मानकर चल रहा है, या तो आप खुद ही मिस्टर सी है या जो भी मिस सी है। ठीक है, तो सी है 1 2 3 4, आपने ए लिख दिया। अब यहाँ पर बोला है वो इज द थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब यहाँ पर वो वर्ड का यूज हुआ, तो ये वो किसके लिए है, ये ए के लिए, बी के लिए या सी के लिए। अब देखो जब भी वो यहाँ पर आएगा तो वो से पहले जो पर्सन बैठा होता है उसी के लिए वो वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लिख दो और यहाँ पर सी लिख दो, सी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो जस्ट सिंपल है, थर्ड पॉइंट आपको लिख देना है डी डैश डैश सी, जस्ट सिंपल है, हो गया। अब आपको इसका मर्जर करना है, आप इसको मर्ज करोगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, आप बी से शुरू करो, आप ए से शुरू करो, आप सी से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं क्या करता हूँ, मेरी एक पहले से मैंने एक आदत बना के रखी है, फॉर द क्विकेस्ट वे सॉल्यूशन सबसे बड़ी लाइन पहले ले लो, तो उसमें ज़्यादा पर्सन बैठते हैं, इसलिए हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सी डैश 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 ए। अब ए डैश बी, देखिए आप गलती मत करना कि ए को जो है ना, ए के लेफ्ट साइड है, यानी कि आपको इस तरफ आना है, ना कि आप उस तरफ जाना है। अगर आप उस तरफ चले जाओगे तो ये आपकी गलती होगी। तो ए डैश बी बन गया। अब हमारा जो है यहाँ पर क्या बोला है, सी, सी के लेफ्ट साइड में जाना है। देखो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर चले जाएंगे और डी यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे जो कि गलत है। तो वन सेकेंड, सी डैश डैश डी। तो जितने भी कैंडिडेट ने ये आंसर सोचा था या ये कमेंट किया था वही सही है, बाकी सब गलत है। तो अगर आपका आंसर्स या आपका कंसेप्ट कहीं पर समझने में गलती हुई होगी तो आप इसको सुधार लें अभी के अभी। आप अभी के अभी आपका आंसर्स करेक्ट कर लें। जितने भी कैंडिडेट ने गलती की थी वो सभी कैंडिडेट यही करें। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहीं पर हमारा सेशन 1 ख़त्म करते हैं। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।